कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। राजकुमारी रोजा। बहुत साल पुरानी बात है। कानन नाम के राज्य में जो नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था एनी। दोनों भी बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, इसीलिए जो एनी की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। कुछ महीने बीत गए। एनी ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के ओठ गुलाब की फूलों की तरह लाल थे, जिस वजह से जो और एनी ने उसका नाम रोजा रखा। रोजा के जन्म पर एक भविष्यकार ने बताया था कि वो आगे जाकर बहुत खुशियों में रहेगी, मगर उसकी 18 साल की उम्र में उसकी जान को एक धोखा हो सकता है। अगर वो टल जाए तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब रोजा 10 साल की हो गई थी। अरे बेटी, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे वो चॉकलेट चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें वो लेकर दूंगा, मगर फिर से मेरी गुड़िया नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं पिताजी, मैं क्यों आपसे नाराज रहूंगी। चलिए। जो और रोजा ने उस दुकान में जाकर चॉकलेट खरीद लिया और कुछ देर बाद अपने घर वापस चले आए। तुम दोनों को घर आने में इतनी देर क्यों लगी? माँ, मुझे पिताजी ने ये चॉकलेट खरीद कर दिया। अच्छा, मेरी गुड़िया को चॉकलेट चाहिए था, इसीलिए घर आने को देर हो गई। हाँ एनी, रोजा की बोलने की शैली और उसके शांत स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब रोजा 18 साल की हो गई। अब वो बहुत सुंदर दिखने लगी थी। ऐसे ही एक दिन गांव में घूमते घूमते रोजा गांव के बाहर चली गई। गांव के बाहर एक जंगल था। वहां के निसर्ग सौंदर्य को देखते देखते रोजा जंगल के अंदर जाती है। वो अपने ही धुन में इतनी मस्त थी कि उसे समय का कोई पता ही नहीं था। अब वो जंगल के बहुत अंदर तक चली गई और उसे अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने यहाँ वहां देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अकेली होने के कारण रोजा बहुत डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी जंगल में कानन राज्य का राजकुमार शिकार करने के लिए आया था। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की डर के मारे कांप रही है। उसकी मदद करने के लिए वो राजकुमार आगे बढ़ा ही था, तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा चीता उस पर हमला करने वाला है। बिना समय गवाए राजकुमार एल्विस ने अपना धनुष निकालकर उस चीते पर निशाना लगाया और राजकुमार का तीर निकलते हुए सीधे चीते के शरीर पर जा लगा। वो चीता वही घायल अवस्था में गिर गया। ये सब देखकर रोजा बहुत डर गई। अब राजकुमार एल्विस उसके पास गया। वो चीता अब जख्मी है, अब वो उठ नहीं सकेगा। ये सब देखकर रोजा बहुत डर गई थी। उसने उस चीते को जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ देखा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। राजकुमार ने उसे उठाया और अपने राजमहल में लेकर आया। राजकुमार ने राजवैद्य को उपचार करने के लिए बुलाया। इन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा, तब ये दवाई खिला दीजिएगा। ऐसा कहकर राजवैद्य वहां से चले गए। यहाँ एल्विस रोजा के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रोजा होश में आई और उसने अपने आप को राजकुमार एल्विस के राजमहल में पाया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अब ठीक हूँ। आप कौन हैं? मैं राजकुमार एल्विस हूँ। और तुम? मैं रोजा। मैं यहाँ कैसे आई? वहाँ जंगल में तुम चक्कर आकर गिर गई थी, इसीलिए मैं उठाकर तुम्हें यहाँ लेकर आया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब तुम कुछ खाकर ये दवाइयाँ ले लो। जी। ऐसा कहकर एल्विस वहां से चला जाता है। रोजा मेज पर रखा हुआ खाना खा लेती है और दवाइयाँ लेकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्द ही उठकर रोजा राजमहल के सामने वाला बगीचा देखने चली जाती है। वो बगीचे में लगाए हुए गुलाबों के फूल निहार रही थी और राजकुमार एल्विस दूर खड़ा रहकर उसे देख रहा था। वो रोजा से बात करने के लिए बगीचे में चला आया। राजकुमार एल्विस, आप? ये आपका बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद। आपको पसंद आया? जी, बहुत पसंद आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। मुझे आप बहुत पसंद है। क्या आप इस राज्य की राजकुमारी बनना पसंद करोगी? ये सुनकर रोजा बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो भी मन ही मन एल्विस को पसंद कर रही थी। मुझे भी आप बहुत पसंद है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर आपको मेरे घर आकर मेरे माँ पिताजी से बात करनी पड़ेगी। जी, मैं जरूर आऊंगा आपके माँ पिताजी से बात करने के लिए। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब रोजा एकदम स्वस्थ हो जाती है। राजकुमार,
मुझे मेरे घर, मेरे माँ पिताजी के पास जाना है। रोजा, मैं खुद आता हूँ आपको छोड़ने। राजकुमार एल्विस रोजा को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर चला गया। अपनी बेटी को देखकर जो और एनी बहुत खुश हो गए। राजकुमार ने पहले ही अपने सिपाहियों को भेजकर जो और एनी को रोजा के बारे में सब बता दिया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपकी बेटी को बेहद पसंद करता हूँ। क्या आप आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देने के लिए तैयार है? जो और एनी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार, आपने हमारी लड़की को आपके लिए योग्य समझा, यही बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। जो रोजा की ओर देखता है और उससे कहता है, मेरी राजकुमारी को यह रिश्ता मंजूर है ना? रोजा शर्मा कर घर के अंदर चली गई। कुछ ही दिनों बाद रोजा और एल्विस की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब रोजा एल्विस के साथ राजमहल में रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राजमहल में शाही भोजन का आयोजन किया गया था। रोजा खुद अपने हाथों से भोजन बनाने वाली थी, लेकिन राजमहल में एक लड़की थी जिसका नाम था हैना। हैना मन ही मन राजकुमार को चाहती थी और इसी वजह से रोजा को राजमहल से निकालने की योजना बना रही थी। हैना ने रोजा के बनाए हुए खाने में जहर डाल दिया। कुछ देर बाद राजकुमार एल्विस खाना खाने के लिए बैठ गए। रोजा ने उन्हें खाना परोसा। तभी हैना ने कहा, राजकुमार को दिया जाने वाला खाना पहले चखा जाता है और फिर राजकुमार को दिया जाता है। ये सुनकर रोजा कुछ खाना एक छोटी बिल्ली के सामने डालती है। बिल्ली वो खाना खाकर तड़प तड़प कर मर जाती है। ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। राजकुमार को लगता है कि रोजा ने ही खाने में जहर मिलाया और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अभी के अभी मेरे राजमहल से निकल जाओ। मगर मैंने... राजकुमार उसकी बात बिना सुने ही गुस्से में वहां से चला जाता है। बेचारी रोजा अपने घर वापस चली जाती है। रोजा सारी घटी घटना अपने माँ और पिताजी से कहती है। उन्हें वो सुनकर बहुत बुरा लगता है। ये सब हमारी बच्ची के साथ ही होना था। अब क्या करेगी वो? हाँ, मेरी बच्ची अंदर से टूट गई है। हमें पता है कि हमारी बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब राजकुमार एल्विस बहुत उदास रहने लगा। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसके कानों पर कुछ आवाज सुनाई दी। उसने सुना कि बगल वाले कमरे में हैना और एक औरत बात कर रही है। अच्छा हुआ वो रोजा यहाँ से निकल गई। उस खाने में जहर मैंने मिलाया और राजकुमार ने रोजा को महल से बाहर निकाल दिया। ये तो होना ही था। तुम कितना प्रेम करती हो राजकुमार से। ये सब बातें सुनकर राजकुमार आग बबूला हो गया। वो हैना के कमरे में गया। तो तुमने उस दिन खाने में जहर मिलाया था? हाँ राजकुमार। मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और वापस कभी अपना मुंह मत दिखाना। इस सब के बाद राजकुमार को अपने वर्तन पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो रोजा को लेने उसके घर गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोजा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया। मुझे माफ कर दो और अपने राजमहल वापस चलो। रोजा ने राजकुमार को गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। सुंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। उसके पति हाल ही में गुजर जाने की वजह से उसके परिवार को आधार देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए राधा हमेशा कुछ न कुछ काम की तलाश में रहती थी। ऐसे ही एक दिन राधा ने अपने घर का काम खत्म किया और काम की तलाश में घर के बाहर निकल पड़ी। उनके गांव में एक हलवाई की दुकान थी। राधा उस दुकान में गई। नमस्ते भाई साहब, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं बहन, मेरे यहाँ फिलहाल तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। भाई साहब, आप मुझे बर्तन मांजने बोलोगे तो भी मैं कर दूंगी। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मगर मेरे यहाँ कुछ काम ही नहीं है। तुम चाहो तो शहर जाकर मेरे भाई के दुकान में काम कर सकती हो। मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हें काम पर रख लेगा। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाना कौन से शहर है? अरे बहन, हमारे गांव के नजदीक है ना किशनगढ़, वही शहर। मैं तुम्हें उसके दुकान का पता देता हूँ। ठीक है भाई साहब। राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन राधा और सूरज किशनगढ़ के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर राधा दिए हुए पते पर पहुंच जाती है और वहां जाकर, नमस्ते भाई साहब, मैं सुंदरपुर से आई हूँ। भाई साहब ने मुझे आपके यहाँ काम के लिए भेजा है। हाँ हाँ बहन, आओ। तुम्हें यहाँ कुछ बर्तन साफ करने होंगे। खाना वगैरह यही मिलेगा और महीने की 3000 तनख्वाह दूंगा। चलेगा ना? हाँ भाई साहब, चलेगा।
मैं काम पर कब आ सकती हूँ? कल से आ जाना बहन, ठीक है? आज रहने का बंदोबस्त कर लो। जी भाई साहब। ऐसा बोलकर राधा वहां से चली जाती है। तभी सूरज उससे पूछता है, माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? देखते हैं बेटा, कोई किराए का मकान ढूंढते हैं। मगर उस दिन उन्हें कोई मकान किराए पर नहीं मिलता। वो दोनों पूरी रात सड़क पर ही गुजारते हैं। सुबह होते ही जल्द ही दोनों माँ बेटे उठकर दुकान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दुकान का मालिक राघव वहां आता है और राधा को इतने जल्दी आया हुआ देख, अरे राधा बहन, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आई हो? भाई साहब जल्दी उठकर यहाँ चली आई। और ये सामान? वो कल रात हमें कोई मकान किराए पर नहीं मिला, इसीलिए ये सामान भी साथ लेकर आई हूँ। ये बात सुन के राघव को बहुत बुरा लगता है। वो उससे कहता है, जब तक कोई मकान नहीं मिलता तब तक तुम यही रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे भाई बोलती हो और एहसान की बात करती हो। राधा अपना सामान दुकान के एक कोने में रखकर अपना काम शुरू कर देती है। वो पूरे दुकान की साफ सफाई कर देती है और फिर बर्तन मांजना शुरू करती है। वहाँ बेटा सूरज भी दुकान में बैठकर राघव की छोटी मोटी मदद कर देता है। ये सब देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरह हर रोज राधा और सूरज राघव की दुकान में मन लगाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में राधा ने अपने लिए एक किराए का मकान भी ढूंढ लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव ने राधा के काम से बहुत खुश होकर उससे कहा, बहन, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे घर में काम करो। तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए होगी। धन्यवाद भाई साहब। राघव उसे अपने बंगले का पता देता है। अगले दिन राधा और सूरज उस पते पर बताए हुए बंगले में जाते हैं। वहाँ उन्हें राघव की पत्नी सोनिया मिलती है। जी क्या चाहिए आपको? जी हमें राघव भाई साहब ने यहाँ भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। अच्छा तो आप वो हो, मुझे इन्होंने बताया था। मगर इस घर में काम करना है तो मेरी शर्तें तुमको मंजूर करनी पड़ेगी। जी मालकिन, आप जैसा कहोगी वैसा ही काम होगा। देखो, मेरा बेटा विक्की है, किसी ने उसकी चीज़ों को हाथ लगाया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम्हारे बेटे को बता देना कि उसके कमरे में ना जाए, उससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी मालकिन, जैसा आप कहे, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। अब ऐसे ही एक दिन सूरज को विकी के खिलौनों में से एक गाड़ी बहुत पसंद आती है और वो उसे लेकर खेलने लगता है। ये देखकर सोनिया उस पर चिल्लाती है, रखो वहाँ, तुम्हें हाथ लगाने के लिए किसने कहा? राधा! उसकी चीख सुनकर राधा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मालकिन? तुम्हें पता है ना, विकी के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। मालकिन गलती हो गई होगी, मालकिन छोटा समझकर माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर राधा की आंखों में पानी आ जाता है। हाँ ठीक है, मगर आज के बाद विक्की के किसी भी सामान को सूरज ने छूना नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं याद रखूंगी और उसको भी समझा दूंगी। सोनिया वहां से चली जाती है और राधा अपने बेटे को समझाने लगती है। सूरज, तुम्हें बताया था ना कि विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, फिर तुमने उसकी गाड़ी को हाथ क्यों लगाया? माँ, मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उसे उठाकर देख रहा था। बेटा, आज के बाद विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? हाँ माँ, नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही एक दिन राधा सब्जियां लाने के लिए बाजार गई थी और सोनिया भी बैंक का कुछ काम होने की वजह से घर से बाहर थी। घर में सिर्फ विकी और सूरज ही थे। विकी अपने कमरे में खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल घर में एक जगह ऊपर अटक गई और उस बॉल को निकालने के लिए विकी ने एक कुर्सी ली और उस पर चढ़ गया। उस बॉल को निकालते निकालते अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस कुर्सी से नीचे गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुनकर सूरज वहां आया और उसने देखा कि विकी बेहोश हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वो मदद ढूंढने के लिए तुरंत घर के बाहर निकला। वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया और सूरज उससे मदद मांगने लगा। चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा, मगर क्या हुआ है बताओगे? सूरज सारी बात उस आदमी को बता देता है और उसकी मदद मांगता है। अब वो आदमी सूरज के साथ घर में चला जाता है। वो विकी के पिताजी को फोन करके सब बता देता है और तुरंत विकी को अस्पताल में लेकर जाता है। कुछ देर बाद सोनिया घर आकर देखती है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने पति को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि विकी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तभी राधा वहां आती है। मालकिन, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? अरे विक्की कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश पड़ गया है और उसे अब अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। कुछ नहीं होगा विक्की को, चलो हम अस्पताल जाकर देखते हैं।
ऐसा बोलकर सोनिया और राधा अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद सोनिया रोने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर, कैसी है अब विकी की तबीयत? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, मगर समय में अस्पताल में लाने की वजह से बहुत बड़ा खतरा टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद मेरा नहीं, इस आदमी का कीजिए जो समय रहते इसको यहाँ पर लेकर आया। जी डॉक्टर। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है इस बच्चे ने किया है। इसी ने मुझे बुलाकर अस्पताल में लेकर जाने के लिए कहा। अगर इसने समय पर कुछ नहीं किया होता तो न जाने आज क्या हो जाता। इसके तेज दिमाग की वजह से ही आपका बच्चा बच पाया। आप सही कह रहे हो बेटा सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, ये तो मेरा दोस्त है ना, मैंने अपने दोस्त के लिए सब किया। राधा, आज से तुम हमारे घर की सदस्य हो, हमारे ही घर में रहोगी, समझी? सच में मालकिन? हाँ, मुझे ऐसे प्यार करने वाली बहन और बेटा हमेशा के लिए चाहिए। और इस तरह से अब राधा और सूरज राघव के परिवार का एक हिस्सा बनकर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दूध वाले की सफलता। श्यामलपुर नाम के गांव में सचिन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी खेती थी, मगर उसे पता नहीं था कि खेती के साथ क्या किया जाए। उसकी पत्नी सविता बहुत होशियार औरत थी। दोनों को भी अपनी जमीन पर थोड़ा भी घमंड नहीं था। सविता और सचिन दोनों जिम्मेदार नागरिक थे, हमेशा गांव वालों की मदद किया करते थे। उन्हें एक लड़की थी रेवा और एक लड़का था किशन। दोनों भी बहुत होशियार थे, स्कूल में हमेशा अव्वल आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सचिन अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा था, क्या किया जाए जिससे मैं मेरी खेती को समृद्ध कर सकूं। क्या हुआ है पिताजी, आप इतना सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हो? बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारी खेती को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। पिताजी, मैं एक बात बताऊं? हाँ मेरी बेटी, बताओ। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गांव में हमें दूध मिलने की बड़ी समस्या है और इसी समस्या को हम हमारा साधन बना सकते हैं। जैसे? पिताजी, हम गौ पालन कर सकते हैं और उसके लिए हमारी जमीन है ही। हम उसमें ही उनको रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे और अपना खुद का धंधा शुरू करेंगे, जिससे हमारे गांव को मदद मिल सकेगी। अरे वाह मेरी बच्ची, कितना अच्छा विचार बताया है तुमने। मैं तुम्हारे इस सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा। ऐसा कहकर सचिन घर में चला जाता है और घर में जाकर अपनी पत्नी सविता से इस बारे में बात करता है। अरे सविता, हमारी रेवा ने हमारी एक और परेशानी दूर कर दी है। वो कैसे? रेवा ने हमें गौपालन का सुझाव दिया है, जिससे हमारे गांव की दूध की समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें भी एक नई शुरुआत मिल जाएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है आपका, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम बैंक से लोन ले लेंगे, मैं अभी बैंक में जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर सचिन बैंक में जाकर लोन के लिए एप्लीकेशन दे देता है और घर आकर आराम करने लगता है। गायों को जितना जल्द से जल्द खरीद लूं उतना अच्छा होगा, बस एक बार ये बैंक का लोन मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसे वो लोन मिल जाता है। लोन से मिले पैसों की मदद से सचिन 10 गायों को खरीद लेता है। अपने खेत में एक बड़ा सा फार्म बनाता है, जिसमें गायों की खाने पीने की तथा रहने की व्यवस्था की जाती है। सचिन और सविता दोनों मिलकर अपनी खेती के साथ साथ गायों की भी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन सचिन ने गायों का दूध निकाला और उसे बेचने डेयरी में चला गया। अरे सचिन भाई, तुम यहाँ? दूध चाहिए? अरे नहीं भाई, मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ मेरे गायों का दूध बेचने आया हूँ। क्या तुम हर रोज मेरा दूध खरीदोगे? अरे भाई क्यों नहीं, मुझे अच्छा दूध मिलने से मतलब, मैं अच्छा ही दूध लेकर आऊंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है भाई, अगर तुम अच्छा दूध हर रोज दोगे तो मैं हमेशा तुमसे ही दूध लूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर सचिन घर चला आया। तभी उसकी बेटी रेवा ने उससे कहा, पिताजी, मैं क्या सोच रही हूँ, हमारे गांव में अभी सभी लोगों को दूध मिल पाएगा, मगर बाकी के गांवों के लोगों को उनको कैसे दूध मिलेगा? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ बेटी, मगर अभी हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। अब कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। लोगों की दूध की मांग बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सचिन के पास का दूध कम पड़ रहा था। सचिन ने सोचा कि अगर वो और ज्यादा गाय लेकर आए तो उसे पर्याप्त दूध मिल सकता है। अरे सविता, मैं सोच रहा हूँ कि हम और कुछ गाय लेकर आए,
तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, विचार अच्छा है, मगर अभी के अभी हमारे यहाँ इतनी सारी गाय कैसे आ सकेगी? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास थोड़े से जेवर पड़े हुए हैं, मैं उसको कभी इस्तेमाल भी नहीं करती। अभी के लिए आप इसे गिरवी रखो, बाद में हम उन्हें छुड़वा लेंगे। सविता, मैं ये जेवर नहीं ले सकता। ये तुम्हारे शादी के जेवर है। मैं आपको इन्हें बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको बस इन्हें गिरवी रखने के लिए कह रही हूँ। ठीक है सविता, मैं ये जेवर अभी के अभी गिरवी रख कर आता हूँ और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे नई गाय खरीद लेंगे। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। गहने गिरवी रखकर बाजार जाकर उन पैसों से 2 और गायें खरीद कर लाता है। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी कल्पना है, आप सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। हाँ बोलो बेटी। पिताजी, मैं सोच रही थी कि हमारे गायों का गोमूत्र और उनके गोबर से भी हम कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पिताजी, हम गोमूत्र को अच्छी तरह से पैक करके बेच सकते हैं और हम गोबर से उपले तथा गोबर की दिए भी बना सकते हैं और इसी तरह से हम और गाय से बनने वाले बहुत सारे उत्पादन बना सकते हैं, जैसे अगरबत्ती और धूप। विचार तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सचिन ने अपनी गौशाला में थोड़े बदलाव किए। उसने गौशाला में कुछ पाइप लगवाकर गायों का गोमूत्र एक टंकी में जमा करना शुरू किया। वो जमा किया हुआ गोमूत्र सचिन छोटी बोतलों में पैक करने लगा। उसने गायों के गोबर के उपले और दिए बनाना भी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ बेटी रेवा ने YouTube से सीखकर गोबर की अगरबत्तियां और धूप बनाना शुरू कर दिया और अब सचिन और सविता ये सारे उत्पादन बाजार में जाकर बेचने लगे। अजी, हमारा ये व्यवसाय चलेगा ना? अरे भाग्यवान, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अब तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। दिवाली के दिनों में उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। सचिन ने अब कुछ और गायें खरीद ली और अपनी बेटी और पत्नी की सहायता से एक आम किसान से एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिन परिस्थिति में हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। हीरा नाम का एक आदमी रामगढ़ नाम के गांव में रहा करता था। उसके पिताजी बहुत धनवान थे, मगर हीरा के ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से उसके पिताजी उससे ज्यादा बात नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन हीरा उसके भाइयों के साथ बैठा हुआ था। 2 दिनों में हमारे घर में शादी है, कितना काम करना है। हाँ हीरा, मगर तुम हो तो कोई चिंता नहीं है। हाँ भैया, वो तो है, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन हीरा शादी के कामों में जुट जाता है। बहुत जल्द ही वो सारे काम खत्म कर देता है। हीरा बहुत मेहनती था और उसके इस स्वभाव के बारे में लोग हमेशा बात किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी उसके पिताजी प्रताप सिंह वहां गए। क्या बात है भाई, किसकी तारीफें हो रही है इतनी? अरे भाई, तुम्हारे लाडले के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। कितना मेहनती है हीरा बेटा, सबकी खुले दिल से मदद करता है। हाँ, आखिर बेटा किसका है? हाँ प्रताप भाई, मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी मंजू के लिए हीरा जैसा लड़का मिल जाए तो उसका भला हो जाता। श्याम, तो रिश्ता बना ले। सच में? ऐसा कहकर दोनों गले लगते हैं। कुछ ही दिनों में मंजू और हीरा की शादी हो जाती है। मंजू एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। अब वो अपने ससुराल आ गई थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे उनके घर में नोकझोंक शुरू हो गई। ऐसे ही एक दिन मंजू को उसकी देवरानी बहुत भला बुरा कहने लगी। ये सब देख हीरा ने कहा, अरे ये क्या कह रही हो तुम शिवानी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर है और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी बीवी हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है। मैं अब और कुछ नहीं सहूंगी, समझे? मगर इसने ऐसा किया क्या है? मैंने इससे कहा कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी दो, तो मुझे बोलती है कि मैं अब नहीं बना सकती, मुझे माँ जी के लिए चाय लेकर जाना है। मुझे ना कहा इसने। अरे उसे माँ के लिए चाय लेकर जानी थी, इसीलिए ऐसा बोली होगी। तुम तो उसकी ही बाजू लोगे। जाने दो, मैं किससे बात कर रही हूँ? एक अनपढ़ गवार से। मैं इनके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हें जो भी कहना है वो मुझे कहो, इनको कुछ मत कहो, समझी? अगर इतना ही है तो अपने पति को लेकर ये घर छोड़ दो। मुझे हर रोज का ये झगड़ा भी पसंद नहीं है। मगर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ भी जाओ, मुझे उससे क्या। उसी दिन हीरा ने मंजू को लेकर वो घर छोड़ दिया। गांव में उनका एक पुराना घर था। दोनों भी वहां आकर रहने लगे। हीरा ने एक मजदूरी का काम ढूंढ लिया, लेकिन उसकी बीवी मंजू बहुत पढ़ी लिखी होने के कारण उसके मन में शिवानी की कही हुई वो अनपढ़ गवार वाली बात घूमने लगी
और ऐसे ही एक दिन उसने हीरा से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना मंजू। मुझे ऐसे लगता है कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी। मंजू की ये बात सुनकर हीरा एकदम चुप हो गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आपको बुरा लगा? अरे नहीं मंजू, मुझे बुरा नहीं लगा, मगर आज तक मैंने ऐसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, क्या मुझे ये सब आ पाएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। तो ठीक है, मैं जरूर सीखूंगा। अब मंजू हीरा को हर रोज अपने ही घर में सिखाने लगी। हीरा ने भी खूब पढ़ाई की और कुछ ही दिनों में, मंजू मुझे अब बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना आ रहा है। हाँ। क्या हुआ मंजू, तुम कुछ विचार कर रही हो? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जी वो मेरा एक सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं, मगर मैं अब बन सकूंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकोगी, मैं बनाऊंगा तुमको कलेक्टर। सच में? हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर कलेक्टर बनोगी। कलेक्टर की सारी खूबियां है तुम में। सच में? अब मैं कलेक्टर बन के ही रहूंगी। ये हुई ना बात। अब चलो खाना खाते हैं। अगले दिन हीरा मंजू को साथ लेकर परीक्षा का फॉर्म भर के आता है। उसे कुछ किताबें खरीद कर देता है। कुछ ही महीनों में मंजू की परीक्षा होने वाली थी। अब मंजू बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके साथ साथ घर का सारा काम संभालने लगी। उसकी परीक्षा का दिन आ गया। मंजू ने अच्छे से अपना पेपर लिखा। कुछ ही दिनों बाद मंजू का रिजल्ट आया। पूरे जिले में उसका अव्वल नंबर आया था। ये देखकर हीरा और वो बहुत खुश हो गए। अब हीरा ने भी खुद का एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू कर दिया था। उसे उसमें बहुत मुनाफा हो रहा था। इधर मंजू अव्वल नंबर आने के कारण फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गई और उसका ट्रेनिंग शुरू हो गया। अब मंजू ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चली गई और यहाँ हीरा अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और आखिरकार मंजू कलेक्टर बन गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस मंजू। थैंक्स हीरा, ये सब आपके बिना संभव नहीं था। मंजू को भी हीरा के व्यापार की सफलता के बारे में पता चला। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे पर बहुत गर्व महसूस हुआ। हीरा अपनी कंपनी में खूब तरक्की करता है और मंजू भी अपने पति की सहायता से लोगों का भला करती है। अपनी पढ़ाई और मेहनत के जोर पर दोनों भी अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा पढ़ाई को महत्व देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम खुद का और औरों का विकास कर सकते हैं।